हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज ये दोस्तों प्रैक्टिस वीडियो है। देखिए आज बोर्ड वाला जो वीडियो था आपका, जो टॉपिक वाइज है वो नहीं हो पाया है, तो आपके लिए एक स्पेशल ये वीडियो होगा आज का। और इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जो टॉपिक है दोस्तों, उनमें से क्वेश्चन लिए गए। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और देखिए साथ ही साथ आपका जो ईवीएस वाले पार्ट में देखिए आपका दोस्तों, ये हमारा जो ये 30 क्वेश्चन जो आता है इसमें एक तो आपके ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है, इसके बाद आपके पॉलिटी के लगभग इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आपका बायो के आते हैं 7 से 8 क्वेश्चन, और यूपी स्पेशल का आता है आपका 3 से 4 क्वेश्चन। तो धीरे धीरे आपके जो प्रैक्टिस वीडियो होगा, इनमें धीरे धीरे सभी आपके ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, इनमें क्वेश्चन आपके जोड़ दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है देखिए आपका स्क्रीन पे यहाँ पे है। देखिए इसमें ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है दोस्तों, यानी कि किससे प्रदूषण नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, कोयले से भी आपका प्रदूषण होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद पेट्रोल से भी आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखिए आपका परमाणु ऊर्जा, इससे भी प्रदूषण होता है। साथ ही साथ देखिए आपका ये जो आपका सौर है, आपका ये सौर ऊर्जा है, इससे प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों। साथ ही साथ देखिए आपका ये जो टॉपिक है ये आपका जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, ये हम करेंगे इसमें। और इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए परमाणु ऊर्जा के आपके, यानी कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है। साथ ही साथ देखिए आपका सौर ऊर्जा जो है ये आपकी, ये किस पे आधारित है, ये है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित, या हाइड्रोजन बम। दोस्तों याद रखना है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, आपका नाभिकीय संलयन पे। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये आपका झारखंड टेट में पूछा जा चुका है 2011 में। देखिए आपका एनपीके का क्या अर्थ है। देखिए तो यहाँ पे एनपीके का क्या अर्थ हो जाएगा, सभी आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, एन से हो जाएगा नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा फास्फोरस, और के से हो जाएगा आपका पोटेशियम। तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही आपका। और ये जो है आपका, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि किसमें ये मिलता है, एनपीके। तो ये मिलता है दोस्तों यूरिया में। क्या मिलता है, किस में मिलता है, आपका यूरिया में। और यूरिया में आपका नाइट्रोजन जो पाया जाता है कितने %, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन जो मिलता है यूरिया में, ये मिलता है आपका 46% आपका इसमें। अगर यूरिया का सूत्र पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका NH2CONH2, ये हो जाएगा आपका इसमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे ये जो है आपका अवस्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पे है, ये है आपका नागपुर में। और इसको देखिए बोला जाता है नीरी, NEERI। क्या बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नीरी होता है। देखिए आपका नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा इसमें। तो कोई भी आपका टॉपिक है, इसका सबसे पहले आपका पूरा नाम भी याद हो, फुल फॉर्म भी याद हो, कहाँ पे ये अवस्थित है ये भी याद हो इसमें आपका। चलिए इंपॉर्टेंट था ये इस आपका क्वेश्चन। और इसके बाद आपका UNEP, क्या है दोस्तों, ये UNEP का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो ये है आपका नैरोबी में आपका, इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। नैरोबी कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है आपका कीनिया में। आपका कहाँ पे है ये नैरोबी, कीनिया में हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा दी यूनाइटेड नेशन। और इसके बाद ई से हो जाएगा इन्वायरमेंट, और पी से हो जाएगा आपका इसमें यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट आपका ये। और इसके बाद देखिए आपके जो जेनेवा के जो जितने भी मुख्यालय होते हैं आपके, ये सभी याद रखना। आपका काठमांडू में कौन सा है और नैरोबी में कौन सा है। तो ये आपके जब 2-3 ऑप्शन के आपके आंसर मालूम हो जाएंगे, तो आप बिना क्वेश्चन आते हुए भी आप राइट कर दोगे दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हानिकारक कौन सा है भाई आपका, तो कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है आपका इसमें, क्योंकि कागज भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।
और धातु भी आपका इसके लिए जो है हानिकारक नहीं है, कपड़ा भी जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी जो प्लास्टिक है, आपने देखा होगा जो प्लास्टिक की ये शीशियाँ होती है ये कभी गलती नहीं, इसीलिए ये आपका जो है ये हानिकारक है पर्यावरण के लिए। ये ऐसे कैसे रहेगी, 10-20 साल भी पड़ी रहेगी। ये आपका प्लास्टिक की जो शीशी होती है आपकी या पॉलीथीन होती है, ये जो कितों में पड़ी रहती है, तो ये हानिकारक हो जाएगी इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, ये आपका बिहार टेट में पूछा जा चुका है 2011 में। आपका पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? आप घूमने जाते हो, उससे क्या फ़ायदा होता है? आप यानी कि किसी क्षेत्र में घूमने जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो, आप गोवा जा रहे हो, या आप किसी अच्छे स्थान पे घूमने जा रहे हो, उससे क्या होगा? देखिए किस लिए जाते हो, उसका उद्देश्य क्या पिकनिक मनाना? तो ये नहीं होगा दोस्तों। मनोरंजन करना, ये भी नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का निर्वाह प्रत्यक्ष, तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों राइट ये हो जाएगा इसमें। वैसे देखो पिकनिक का भी ये हो सकता है, लेकिन इसमें आपके ये तीनों ऑप्शन वैसे राइट है देखिए, लेकिन सबसे जो बेस्ट है दोस्तों आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। प्रत्यक्ष रूप से आप उसको देख के उसका जो है जानकारी ले सकते हैं या ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं उसके बारे में। लेकिन आपका पिकनिक भी मना सकते हैं, मनोरंजन भी उसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष आप। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, ये आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? एक होता है निश्चयवाद, एक होता है संभववाद, एक होता है नव निश्चयवाद। ये हम अगले जो आपका बोर्ड वाला वीडियो होगा उसमें इसको करेंगे कंप्लीट। तो इसके जो प्रतिपादक है दोस्तों ये है आपका कार्ल रिटर। आपका ये हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कार्ल रिटर। और डेविस का जो है एक अपर्दन चक्र जो है, अपर्दन चक्र किसका है दोस्तों? ये है डेविस का, याद रखना है डेविस का अपर्दन चक्र। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? ये कब हुआ था? पर्यावरण संरक्षण की बात हुई है दोस्तों यहाँ पे आपका, तो ये हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन होगा 1986 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 1986। अगर बात आए दोस्तों यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम की, वन संरक्षण अधिनियम की, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1980। ये हमने बोर्ड वाला जो वीडियो था उसमें भी करा था। वन किसके जैसा लग रहा है? वह यहाँ पे जीरो जैसा लग रहा है और यहाँ पे भी लास्ट में जीरो जैसा लग रहा है। तो ये आप जितने भी सन है ना पूरे पर्यावरण के, वो मैंने वीडियो में आपके करा दी, उसको आप देख लेना। बाकी जो अलग अलग चैप्टर के जब हम नोट्स बनाते जाएंगे या करते जाएंगे उसमें जो भी शामिल होगे लास्ट में एक बार फिर उसका जितना भी सन होगा उसका वीडियो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। तालाब की बात हो रही है यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों तालाब की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका उल्टा, ये ऑप्शन होगा आपका बी। और अगर आपका वन का आएगा तो वन का हो जाएगा आपका सीधा आपका पेड़ पौधों का, और तालाब का हो जाएगा दोस्तों आपका उल्टा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है और ये समझ पे आधारित क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए तो इसमें कृत्रिम क्या है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका धान का खेत, ये बोया जा सकता है। देखिए बोते हैं ना इसको, तो ये क्या है? कृत्रिम है आपका। और ये वन क्या है? वन तो प्राकृतिक होता है, झील भी प्राकृतिक होती है, घास के मैदान भी प्रकृति द्वारा जो है प्रदत्त होते हैं या मिलते हैं ये आपके। लेकिन धान का खेत या ऑप्शन आए यहाँ पे खेत आ जाएगा, यहाँ पे और भी कुछ आ सकता है, जैसे बाग है देखिए, तो बाग क्या है? ये भी कृत्रिम है, बाग लगाना ये भी कृत्रिम हो जाएगा। धान का खेत है ये भी कृत्रिम होगा। चलिए आगे, इसके बाद यहाँ पे आगे प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। प्रकाश संश्लेषण सभी पौधों द्वारा, सभी जीव जंतु एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर राइट होगा दोस्तों ये हो जाएगा सभी हरे पौधों द्वारा। इसमें होगा सी ऑप्शन राइट। यहाँ पे सभी पौधों द्वारा नहीं होगा, क्योंकि सभी पौधों में क्या आ सकते हैं? सूखे पौधे भी आ सकते हैं, लेकिन सूखे जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है आपका? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। इसीलिए आपका जो आंसर राइट होगा दोस्तों सी ऑप्शन होगा इसका राइट।
और दोस्तों साथ ही साथ देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्या क्या आपके बन सकते हैं। आपका ये जो पेड़ होता है देखिए आपका हरे पौधे होते हैं आपके, ये हरे पौधे, इनमें क्या क्या होता है, इनमें होता है दोस्तों क्लोरोफिल। क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल होता है इसमें, क्लोरोफिल होता है, या आपको इसको कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी आप इसको कह सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हैं कि पर्णहरिम होता है इसमें। साथ ही साथ देखिए आपका यहाँ पे आपका एक ये ध्यान रखना, आप एक इसमें रखना CO2 और साथ ही साथ इसमें एक रखना दोस्तों आपका जल। देखिए CO2 का क्या होता है आपका, इसमें CO2 का होता है अपचयन। क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है, और जल का होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण। ये मेन है क्वेश्चन इस टॉपिक का। CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, और जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। साथ ही साथ देखिए आपका प्रकाश संश्लेषण में जो आपका प्रकाश ऊर्जा को याद रखना है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को किस में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए आपका, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है आपका स्क्वेंजर कहा जाता है। इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। स्क्वेंजर नहीं था आपका ऑप्शन में, देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया था उसमें, तो उसमें जो आपका ऑप्शन था उसमें था मृतक भक्षी, शाक भक्षी, तो उसमें हो जाएगा आपका दोस्तों मृतक भक्षी आपके ये होते हैं, आपके दूसरे अन्य जंतु पे जो है आपका निर्भर रहते हैं ये आपका। इसके बाद आपका ये जितना भी आपकी ये है ना, देखो दोस्तों डीकम्पोजर क्या है आपका, स्क्वेंजर क्या है, तो ये आपको देखना होगा। ये इसके लिए देखो बुक्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बुक्स से आप जब पढ़ोगे तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, क्लास लोगे, बाकी आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे ये जितने भी आपकी शब्दावली होगी सब क्लियर हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो गहन का प्रयोग यानी कि गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया, तो ये किया था अर्नीज नेस ने। इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों डी ऑप्शन होगा ये राइट आपका। कभी क्वेश्चन आएगा पारिस्थितिकी शब्द का किसने प्रयोग किया, कभी आएगा गहन पारिस्थितिकी का किसने किया, कभी आएगा पारिस्थितिकी तंत्र का किसने किया। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा पारिस्थितिकी पे लगभग 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये जो आपके ये परिस्थितिकी वैज्ञानिक है इनके आपके परिस्थितिकी पे आपका रिलेटेड आपका ये हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखना, गहन है ना दोस्तों, नए किस में आ रहा है, अर्नीज नेस में, तो कभी आप नहीं बोलोगे या आप नेस में भी नया आ रहा है इसमें, तो गहन आपका हो जाएगा याद, अर्नीज नेस। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे फसल स्थलीय परितंत्र का जो पिरामिड होता है कैसा होता है, सीधा, उल्टा, नीचा या उपयुक्त, सभी आपका इसमें। तो देखिए दोस्तों मैंने बताया था आपका समुद्र का उल्टा होगा, बाकी का देखिए आपका हो जाएगा सीधा, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका ये। इसके बाद देखिए भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, क्या वजह है, क्यों कम हो गए गिद्ध, क्यों अब समाप्त हो गए, वजह क्या दोस्तों, तो ये एक डिक्लोफिनेक सोडियम जो था ये हमने दवा देखी थी उसकी वजह से, और उसमें क्या होता था जो बीमार पशु होते थे उसमें उनको जो है दवा दी जाती थी। और इसमें ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ये नहीं होगा, विषाणु जीवाणु आपका ये नहीं होगा। अब इनमें से आपका ऑप्शन है सी या डी में से है, जानवरों को दर्द निवारक दवा देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इंजेक्शन नहीं था दोस्तों, उसमें था दर्द निवारक दवा देना, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही आपका इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन है देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है टुंड्रा में, टुंड्रा तो ठंडे होते हैं, शंकुधारी वनों में, ये भी ठंडे स्थानों पे होते हैं आपके, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में, ये भी आपका ठंडा हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये शंकुधारी भी नहीं होगा आपका, टुंड्रा प्रदेश भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में आपका सर्वाधिक जैव विविधता। और दोस्तों मैंने आपका जो कल वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं, तो जो नाम आपको याद रखने हैं सर्वाधिक जैव विविधता के जो क्षेत्र है आपके क्या रखने हैं आपका, पूर्वी हिमालय,
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं होगा दोस्तों, पूर्वी हिमालय होगा, पूर्वी हिमालय भारत, या पश्चिमी घाट, या दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। और यह आ जाएगा इसमें भारत म्यांमार सीमा, म्यांमार सीमा, या आ जाएगा इसमें अंडमान निकोबार। तो ये, और आपका एक आ सकता है आपका केरल की शांत घाटी, केरल की शांत घाटी। यहाँ पे भी जो आपका काफ़ी जैव विविधता आपकी पाई जाती है। और जैव विविधता देखो दोस्तों, मैंने बताया था आपका, जैसे आपका ये पृथ्वी है, ग्लोब है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री पे आपका भूमध्य रेखा, या आपका विषुवत रेखा, या इक्वेटर आपका, और 23.5 डिग्री पे आपका यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आपका हो जाएगा, कौन सा था आपका यहाँ पे, कर्क रेखा थी आपकी। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे 23.5 डिग्री पर कौन सी थी, मकर रेखा थी। यहाँ पे 90 डिग्री पे आपका, और यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री पे, ये हो जाएगा आपका उत्तरी बिंदु, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी बिंदु। और जैसे जैसे हम आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता क्या होगी, घटती जाएगी, चाहे आप उत्तर की ओर बढ़ो, चाहे आप दक्षिण की ओर बढ़ो, क्योंकि ठंड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो जैव विविधता, वर्षा कम होगी, ऐसे ही आपकी जैव विविधता या पेड़ पौधे वनस्पति कम होती जाएगी। तो आपका इसमें सीधा सीधा दिया था, शीतोष्ण शंकुधारी ठंडे स्थानों में होते हैं, टुंड्रा ये प्रदेश आपके ये तो ठंडे होते ही है। तो इस तरीके से आंसर ये आया था। तो ये टॉपिक है, मैं करा चुका हूँ आपको। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी बताना भारत के जैव विविधता या प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट कौन से है। तो आपको चुनाव करना है इसमें से, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, इसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट या पूर्वी हिमालय ये भी है आपका। जब हमारा 2 और 3 ऑप्शन राइट है और पूर्वी घाट नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा तो आपका एक ऑप्शन किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका इसमें। अब हमारे पास ये बचा है कि क्या पश्चिमी भारत है आपका। दोस्तों इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका होगा इसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका राइट। ये आपका बी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। पश्चिमी भारत नहीं होगा, पश्चिमी घाट होगा। इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, तो ये आपको मालूम है सभी को, जिसमें देखिए विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। ये आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन होगा राइट आपका। ये तस्करी द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से ये भी नहीं होगा, वृक्षारोपण से नहीं है, जैव विविधता से नहीं है आपका ये। तो ये रेड डाटा बुक, और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये की जाती है IUCN के द्वारा आपका इसमें। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। ये आपका संवैधानिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान से, या नदियों को जोड़ने से, या पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। तो दोस्तों ये जो आपके गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति है ये आपकी है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से आपका, इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। और अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है वो भी जो आधारित है ये आपका कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट से ही आप, या रिपोर्ट पे ही आधारित है आपका, या उससे ही संबंधित है कस्तूरी रंगन समिति से। इसके बाद देखिए ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी 2019 वाला जो PCS हुआ था उसमें भी ये रिपीट हो चुका है आपका क्वेश्चन। देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं दोस्तों आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। तो जनसंख्या से रिलेटेड जो है आपने टॉपिक पढ़ा होगा उसमें नहीं है, आतंकवाद से रिलेटेड नहीं है आपका, ये मादक पदार्थ भी नहीं होगा, तो ये होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। चलिए इसके बाद यहाँ पे भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, वन संरक्षण अधिनियम आपका। तो दोस्तों अगर आपने जो हमारा क्लास आपका बोर्ड वाला वीडियो हुआ था उसको अगर किया होगा आपने, ये क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन आपका,
वन संरक्षण अधिनियम की बात है। वन में वह जो है ना वो किसके जैसा लग रहा है, जीरो जैसा लग रहा है, और जीरो किस में आ रहा है लास्ट में, तो इसमें आ रहा है सी ऑप्शन में। तो ये आपका हो गया दोस्तों आपका राइट आपका ये। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो विश्व मौसम संगठन का जो मुख्यालय स्थित है ये है आपका जेनेवा में आपका, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आपका। अब देखिए दोस्तों जेनेवा में किन किन के मुख्यालय, किस संगठन के मुख्यालय है देखिए, तो एक है आपका WTO का, किसका है, WTO का हो जाएगा। एक क्या है, मौसम का हो जाएगा। एक WTO कह सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन आपका। तो याद रखना दोस्तों इसकी जेनेवा की एक ट्रिक है, इसमें लगभग आपके 14-15 आपके संगठन आ जाएंगे, बाकी आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखना, मो वय स्वा रे मान दु बु सर समूह गे 77 अंक कॉमन मेट्रो चार्जेज ऊर्जा आयोग है ना। तो ये आपका कौन कौन से जेनेवा में देखिए, मो वयस वारे मानदुबू सर समूगे 77 अंक कॉमन मेट्रो चार्जेज ऊर्जा आयोग। तो देखिए आपका विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आपका जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जेनेवा में। स्वा से हो जाएगा आपका स्वास्थ्य आपका, ये कह सकते हैं आप WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपका रे से हो जाएगा आपका रेड क्रॉस। इसके बाद मानव से हो जाएगा मानव अधिकार, जो आपका दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है उसका भी मुख्यालय वहीं है। इसके बाद दूर संचार का भी वहीं पे है। इसके बाद बू से हो जाएगा आपका बौद्धिक संपदा हो जाएगा। इसके बाद आपका शरणार्थी का भी वहीं पे है। इसके बाद गे से हो जाएगा आपका गेट। एक है आपका जैसे G20, G7, G8, G4, एक होता है आपका G77 का जो मुख्यालय कहाँ पे है, ये वहीं पे आपका जेनेवा में। अंक से हो जाएगा दोस्तों अंकटाड, आपने सुना होगा अंकटाड आपका, ठीक है। इस तरीके से ये जितने भी मुख्यालय है आपके सारे के सारे जेनेवा में है। ये ट्रिक याद करो, किसी एग्जाम में गलत नहीं होगा आपका। बाकी आपका 2-3 और याद रख लेना आपका। एक रख लेना आप पेरिस के, पेरिस आपका यहाँ पे आपका यूनेस्को का मुख्यालय है। और एक है आपका इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल या कह सकते हैं आप इंटरनेशनल पुलिस आपका। और यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस में है। चलिए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है ये हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड या आपका इसको कह सकते हैं CO। और ये देखिए जब आपके गाड़ियाँ वाहन जब शुरू में स्टार्ट होते हैं या धुआं जो होता है उसका उससे निकलता है, देखिए आपका जब स्टार्ट होता है उस समय बहुत ही ज़्यादा जो धुआं निकलता है वो खतरनाक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका। और इसकी जो जांच होती है ना आपकी देखिए प्रदूषण की, उसमें जांचा जाता है कि शीशे की मात्रा कितनी है आपका, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका D ऑप्शन। और बाकी आपका ये जो ओजोन है आपका देखिए O3 और आपका CO2 दोस्तों, ये क्या है आपके, ये है आपकी ग्रीन हाउस गैस। ये क्या है, वायुमंडल का जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं या ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन ये आपका मैच करने का है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। तो पहले राइट देख लेते हैं, हमको एक या दो मालूम हो तो। देखिए पारे की कमी से होता है आपका मिनीमाता बीमारी है ना, और ये जापान की जो मिनीमाता खाड़ी वहाँ से ये शुरू हुआ था। पारा प्रदूषित जो मछली थी उसके खाने से ये हुआ था स्टार्टिंग में आपका, ठीक है। कैडमियम की कमी से होता है आपका इटाई बीमारी है, इटाई रोग आपका। नाइट्रेट आयन की वजह से होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें जो बच्चा होता है वो नीला हो जाता है, ठीक है इसमें। तो बाकी आपके ये तीनों तो राइट है, बाकी आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लोराइड आयन, ठीक है इसमें।
तो दोस्तों जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे आपके होने ज़रूरी है। अब आप कहोगे देखिए ईवीएस में कहाँ से ये आ गए, बाकी आपके ये जो आपका पारा है, कैडमियम है, नाइट्रेट है या प्रदूषण है, क्योंकि हमारा एक टॉपिक प्रदूषण वाला जो है आपका ये पर्यावरण का जो टॉपिक है उसमें है ये, इसीलिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है आपका ये। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन, और ये यूपी टेट 2017 में भी पूछा जा चुका है, और प्रत्येक जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी टेट या आपके सी टेट या बाकी अदर स्टेट का जो टेट है उसमें आ चुके हैं ये आपके। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, पहले सत्य देख लेते क्या है। क्या यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल राइट है ये आपका। यह उच्च ऊष्मायमान का है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बिल्कुल राइट है ये आपका। या नीले ज्वाला के से जलने वाला है, तो इसमें अभी कन्फ्यूजन है, रुक जाइए। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मेथेन का जो सूत्र होता है आपका CH4, या ये आपका इससे उत्सर्जन नहीं होता, ठीक है इसमें, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत, यानी कि ये सत्य नहीं, बाकी ये आपका हो जाएगा सत्य। अब देखिए आपका एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और आपको मालूम है दोस्तों इसमें इसका जो नेट वेट होता है 14.2 kg होता है ये आपका, ठीक है इसमें। और साथ ही साथ इसमें क्या क्या पाया जाता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, आपका BPE आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, ब्यूटेन, उससे कम आपका प्रोपेन, और उससे कम आपका ईथेन आपका। तो ऐसे आप क्रम से पूछा जा सकता है कि मुख्यतः क्या है, यह सबसे ज़्यादा क्या है, तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों इसमें ब्यूटेन, उससे कम क्या है प्रोपेन, और सबसे कम है आपका ईथेन। और देखिए एलपीजी जो ये सिलेंडर होता है, ये जब रसोई में रखा रहता है तो कभी कभी गंद आ जाता है कि लीक हो गया सिलेंडर, तो कैसे पता चलता है, तो उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है एलपीजी के साथ आपका, वो होता है मरकैप्टन। कौन सा होता है, मरकैप्टन। चलिए दोस्तों बाकी आगे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अत्यधिक हानिकारक है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी आपका। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों राइट, ये होगा आपका अल्ट्रावायलेट सी आपका ये। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस पूछ रहे हैं यहाँ पे, और कौन कौन सी होती है हमने टॉपिक में किया था। एक होती है आपका दोस्तों SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, एक होती है NO2 आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन मिल गया हमको सल्फर डाइऑक्साइड आपका। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका वाहनों से निकलती है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें ये भी आपका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन राइट है। और अम्लीय वर्षा में जो अम्ल होता है सबसे ज़्यादा दोस्तों कौन सा होता है, वो होता है अम्लीय वर्षा में H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड आपका। बाकी इसके अलावा भी अम्ल होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है, कौन सा अम्ल होता है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड है ना, और इसके बाद HNO3 या नाइट्रिक अम्ल या H2SO4, या इसमें डी ऑप्शन में कह रहा है ए व बी दोनों। तो देखिए अम्ल कौन से है, तो अम्ल देखिए आपका HNO3 भी होता है इसमें अम्लीय वर्षा में, और आपका H2SO4 भी होता है, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आपका। इसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं क्वेश्चन में, सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, तो इससे यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, या मुखीय कैंसर, मुख, या त्वचा कैंसर। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका त्वचा का कैंसर आपका। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ये किस में मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। जल की प्रदूषण के निर्धारण में किसकी मात्रा मापी जाएगी दोस्तों, ये मापी जाएगी ऑक्सीजन की। और आपने सुना होगा BOD आपका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपका, इसी से निर्धारण होता है कि प्रदूषण कितना है जल में आपका, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसमें राइट।
चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे है? वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण या आर्द्र भूमि संरक्षण। तो ये हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट इसमें। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम को छाता विधान कहा जाता है? छाता विधान किसको कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण 1974, वायु प्रदूषण 1981 या उपयुक्त सभी। तो सभी भी हो सकते हैं, सभी ऑप्शन है, लेकिन सभी ऑप्शन अब फंसाने के लिए आपका ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो ये अब ज़्यादातर 99% अब नहीं होते आपके डी ऑप्शन वाले आंसर राइट। तो दोस्तों ये आपका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 का, इसको कहा जाता है छाता विधान आपका। और ये हमने कल वीडियो में भी करा था आपका जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और ये आपका वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। जितने भी अधिनियम है, परियोजना है, सन है, दिवस है आपके पर्यावरण के, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। और इसके बाद ये हमारा है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। इसमें है वायुमंडल का प्रमुख स्तर आपका जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर जो हो जाएगा सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल, या इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर आपका। बी ऑप्शन होगा। और दोस्तों 1 मिनट रुकना, बस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका ज़रूरी है इस टॉपिक का। ये सभी जो मंडल है ये परत है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके। दोस्तों इसको ऐसे समझना, देखिए सबसे जो नीचे परत होती है जो हमें दिखाई देती है, तो ये होती है आपकी क्षोभ मंडल। क्या होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल होती है। इससे ऊपर जो होती है दोस्तों ये होता है आपका समताप मंडल आपका। और समताप मंडल के ऊपर ही आपका जो है आपका ओजोन परत ये अवस्थित होती है। इससे ऊपर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका मध्य मंडल आपका। क्या होता है? मध्य मंडल। मध्य मंडल से ऊपर जो होता है ये आपका होता है दोस्तों आयन मंडल। क्या होता है? आयन मंडल। ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम दोस्तों। इसके बाद जो होता है लास्ट में ये होता है आपका बाह्य मंडल आपका। इनका देखिए सबका इंग्लिश में अब नाम क्या होता है, जैसे इसको कहते हैं, जैसे आपका क्षोभ मंडलों को कहते हैं आपका ट्रोपोस्फियर, है ना? क्या कहते हैं हम इसको? ट्रोपोस्फियर। अब क्या होता है आपका क्षोभ मंडल नहीं आएगा, सीधा सीधा हिंदी में भी लिखाएगा ट्रोपोस्फियर आप, तो इसको ध्यान रखना है हर एक का इंग्लिश नाम। इसको कहते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को कहते हैं आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है इसमें, और मध्य मंडल को कहते हैं आपका मेसोस्फियर। एम से हो जाएगा मध्य और मेसोस्फियर। इसके बाद आयन मंडल को आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फियर, INO, ठीक है, आयनोस्फियर। और बाह्य मंडल को क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर, है ना? तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर आपका ओजोन परत, और उसके बाद आपका मध्य मंडल, सबसे ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका आयन, और सबसे बाहर हो जाएगा आपका बाह्य मंडल। इनका क्रम पूछ लिया जाएगा आपका नीचे से ऊपर की ओर, है ना, या ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर की ओर पूछा जाता है ज़्यादातर। अब यहाँ पे इनके थोड़ा सा ये देख लेना कहाँ पे क्या होता है इसमें। क्षोभ मंडल में आपका सबसे निचली परत है, इसको जो है आपका मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है, क्योंकि हमको जो बादल दिखाई देते हैं ये आपके ये गैसें ये आपकी जितना CO2 वगैरह ये यहीं पे अवस्थित होती है, यहीं पे जाके जो है आपका इकट्ठी हो जाती है। तो ये कहाँ पे होता है? सब क्षोभ मंडल में। इसके बाद समताप मंडल, यहाँ पे क्या होता है? समान ताप होता है, इसीलिए यहाँ पे मौसम एक सा रहता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों? वायुयान उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? वायुयान इसमें। और आपका इसके बाद आपका ओजोन परत जो है आपका कहाँ पे है? समताप मंडल में ही ये अवस्थित है। और ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है ये नापी जाती है दोस्तों डाबसन से। किससे नापी जाती है? डाबसन से। और ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आ जाएंगे मध्य मंडल में। मध्य मंडल में देखिए यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होता है -100 डिग्री तक जो है होता है। इसीलिए यहाँ पे ऊपर से जब उल्का पिंड जो टूटकर आते हैं
तो यहाँ मध्य मंडल में आने के बाद इतने आपका डिग्री माइनस में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आयन मंडल में आपका, आयन मंडल से क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें आयनिक गुण होते हैं या ये रेडियो तरंग परिवर्तित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बाह्य मंडल आपका, यहाँ पे उपग्रह सैटेलाइट जो होती है यहाँ से जो छोड़ी जाती है पृथ्वी से, आपका कहाँ पे छोड़ी जाती है, वो बाह्य मंडल में छोड़ी जाती है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन थे आपके क्षोभ मंडल से, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका बाह्य मंडल से रिलेटेड आपका। इसी के साथ साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक आपका होता है आपका CFC का प्रयोग पूछ लिया जाता है कभी कभी। CFC का प्रयोग आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका हो जाएगा आपका फुल फॉर्म। इसका जो प्रयोग होता है आपका कहाँ कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग होता है AC में होता है आपका, AC फ्रिज में होता है, साथ ही साथ आपका प्लास्टिक उद्योग में होता है। कहाँ पे, याद रखना दोस्तों, प्लास्टिक उद्योग में आपका, और आपका दवा उद्योग में। ये मैंने आपका इसमें प्लास्टिक उद्योग, दवा उद्योग, AC फ्रिज में आपका CFC का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मुझे आशा कि आपको जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। और ये लगभग मैंने एक तरीके से कह सकते कि पूरा आपका जो EVS का जो पार्ट था लगभग मैंने 15 से 20% आज इसी वीडियो में कंप्लीट करा दिए। इन्हीं के टॉपिक होते हैं, बस इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, थोड़ा सा डिटेल वाइज आपका बस।